नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी आज इतिहास रचने जा रहे हैं। शाम को 7:15 बजे निरंतरता में देश की तीसरी बार कमान संभालेंगे और नेहरू के बाद वो ऐसे दूसरे विरले प्रधानमंत्री होंगे जिनको ये सौभाग्य दिया है इस देश की जनता ने। लेकिन पिछले 4 जून से जब से रिजल्ट आए हैं, तब से हम क्या देख सुन रहे हैं इस मेन स्ट्रीम के मीडिया में, सोशल मीडिया में, अलग-अलग दलों के नेताओं के मुखारविंद से किस तरह की बातें की जा रही हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है, नेपथ्य में डालने की कोशिश हो रही है और दूसरे कारणों पर, दूसरी चर्चाओं पर ही बहस मुबाहिसे होती रहे, बस ये कुल मिलाकर के प्रयास है। इसके बावजूद कि सेंट्रल हॉल में चंद्रबाबू नायडू ने भी किन शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और नीतीश कुमार तो एक तरीके से जिसको कहते हैं ना हम खड़ी बोली में कि बिछ जाना, वो अपना संबोधन करने के बाद आकर के प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए नीचे झुक रहे थे। प्रधानमंत्री ने उनको थाम लिया। इसके बावजूद मेन स्ट्रीम के मीडिया में ऐसी-ऐसी बातें चलाई जा रही हैं, ऐसी-ऐसी बातें की जा रही हैं। उनको एक सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को कि ये इस बार मजबूत नहीं, मजबूर प्रधानमंत्री होंगे। तो इन सारे सवालों से जो प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है, हम भी इन पर आज चर्चा करेंगे कि वो वाक़ई मजबूर प्रधानमंत्री होंगे या मजबूत प्रधानमंत्री होंगे। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो साहब ये बताइए कि ये जो ऐतिहासिक उपलब्धि आज क्रिएट करने वाले हैं नरेंद्र मोदी, क्रिएट तो कर चुके 4 जून को रिजल्ट आने के साथ ही, लेकिन आज औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण करेंगे, देश की बागडोर फिर से संभाल लेंगे। इसको पचा क्यों नहीं पा रहा है पूरा इकोसिस्टम, देश के भीतर की ताकतें भी, देश के बाहर की ताकतें भी? क्यों एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसे नरेंद्र मोदी की तो एक तरीके से हार हो गई है और इसके बावजूद वो शपथ लेकर के महापाप कर रहे हैं? नहीं देखिए, वो तो मतलब उसके लिए उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि जाहिर सी बात है। एक इस तरह देखें, अ, और क्या कहें, वो 2014, 2019 और 2024 मिलाकर उनके 195 सांसद, ये नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि साहब हमारे 242 आदमी हैं और इनके पिछले 3 लोकसभा मिलाकर 200 नहीं हो रहे, तो अभी क्या कहें। तो ठीक है, वो अपनी नैतिक नैतिक विजय नैतिक विजय, नैतिक हार। अभी कितनी आप सोचें, कितनी हास्यास्पद बात है कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कहते हैं नरेंद्र मोदी को नैतिक स्तर, मतलब नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है उसको नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और उनके अपने नेता भ्रष्टाचार में जेल में पड़े हो, मतलब वो कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं क्या भाजपा में मोदी के अलावा कोई और नहीं, एक आदमी की गुलाम। सोचिए, सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पार्टी एक आदमी की गुलाम है, जो अपनी पैदाइश से आज तक एक परिवार की गुलाम है। आप सोचिए ना। तो अब इसका, अब आप पूछे सपा प्रवक्ता ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो पूरी पार्टी अखिलेश यादव और उनके परिवार की गुलाम है, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की। वो क्यों कह रहे हैं? उनको ऊपर वाले ने जबान दी, कह रहे हैं। क्या आप मुझे संजय सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दें, जबकि केजरीवाल ने तो इस्तीफे के मुद्दे पे तमाम बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर दी है। कह रहे हैं वो
जबान मिली है कह रहे हैं साहब। तो उसी तरह मतलब आप इसको एक छोटी सी चीज देखें, वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कहते हैं सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। 10 बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उसको समझ लीजिए, इसको ओंकार जी सोच के देखिएगा। 10 साल से कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रही है कि लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्वस्त करते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद नहीं दिया। जबकि हकीकत यह है कि जो नेता विपक्ष के लिए उन्हें जितने सीट लाने चाहिए थे उतनी सीट ही नहीं दी किसी के पास। बिल्कुल कांग्रेस ने भी सही नहीं है। दिया था अपने टाइम में, राजीव गांधी ने भी नहीं दिया था किसी को नेता विपक्ष का पद, जब वो अपना बहुमत लेके। लेकिन अब जब नेता विपक्ष की बात आई है और विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी को नेता विपक्ष का पद ऑफर किया है, तो राहुल गांधी कहते हैं मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। नहीं, ये इनको सोचने के लिए 10 साल कम थे। इनको ड्रामा, सोचने के लिए ड्रामा है, सोच ये ड्रामा है। नहीं नहीं, मैं ड्रामा इतना भी नहीं मानता हूं ओंकार जी। मैं अपने दिल से मानता हूं कि राहुल गांधी ताकत तो प्रधानमंत्री की चाहते हैं, जिम्मेदारी नेता विपक्ष की भी नहीं चाहते। इसका कारण है आप उनकी पार्लियामेंट्री अटेंडेंस उठा के देखें। उनकी जो सर्वश्रेष्ठ पार्लियामेंट्री अटेंडेंस है 50% के आसपास, वो राष्ट्रीय एवरेज से 30% नीचे है, 80%। ज्यादातर उनकी पार्लियामेंट्री अटेंडेंस 15% के आसपास है। वो अपने भाषण जिस दिन देते हैं उस दिन आते हैं, वरना पार्लियामेंट नहीं आते। पार्लियामेंट शुरू हुई और राहुल विदेश, पार्लियामेंट शुरू हुई और राहुल विदेश कितनी बार हो चुका है। जो आदमी साल में 65 बार विदेश था, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। आप समझिए ना, आपको अगर 65 बार विदेश जाना है तो नेता विपक्ष बन के आप कैसे जाएंगे? आप बताइए कैसे जाएंगे? नेता विपक्ष 65 बार विदेश कैसे जाएगा? कुछ नहीं तो एक, पार्लियामेंट सेशन में तो उसको रहना ही पड़ेगा ना। अरे साहब, एक डर और भी होगा। 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष थे, 2019 में हार गए। 2019 में नेता विपक्ष जो है अधीर रंजन चौधरी बने, वो भी हार गए। सर वो नेता विपक्ष नहीं थे, वो कांग्रेस के सदन में नेता थे, वो बस वही लोकसभा समझ, में कांग्रेस के नेता थे। वही नेता समझ ली। विपक्ष तो दो बार से कोई था ही नहीं। तो हाँ, दोनों ही कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस पार्टी के सीएलपी लीडर थे लोकसभा में। इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सीबीआई डायरेक्टर चुनने के लिए या दूसरी चीजें चुनने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी होती है, उसमें प्रधानमंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष के नाम पर उन्हीं को बुलाया जाता था। तो हम तो सम्मान के तौर पर कह रहे हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि भाई 2 बार से इनको इतनी भी सीटें नहीं मिल रही थी कि नेता प्रतिपक्ष का नहीं सर, मैं नाम दूसरी ही। बात कह रहा हूँ, जब नहीं मिल रही थी तो सीना पीट रहे थे, और जब मिल रही है तो कह रहे हैं सोचने के लिए समय चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य कुछ और है। मेरा कहने का तात्पर्य से इतना है कि राहुल गांधी राजनीति को खेल समझते हैं। कभी तैर रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, कभी टहल रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, और जब जिम्मेदारी उठाने की बात आती है वो सिरे से नकार देते हैं। ये बात कई बार साबित हो चुकी है, फिर से साबित हो रही बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और ये जो मीडिया है साहब, ये मीडिया ये क्यों बता रहा है कि कांग्रेस की तो 1989 में 197 सीट थी, कांग्रेस की 1991 में 232 सीट थी, बीजेपी की 96 में 161 सीट थी, बीजेपी की 98 में 182, 99 में 182, कांग्रेस की 2004 में 145, फिर 2009 में 206, बीजेपी की फिर 282, फिर 303, अब 240। और साथ में ये भी बता रहा है कि साहब जो गठबंधन सरकार होती है वो मजबूर सरकार होती है। ये जो एक फलसफा लेकर के आया गया है और इसको जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, और जिस तरह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? 1947 से लेकर 1989 के बीच 42 साल में देश का समाजवादी रास्ते पे चल के दिवालिया हो जाने के बाद 1990 में देश का सोना गिरवी रखने के बाद, और ये सारा काम तब हुआ जब मजबूत बहुमत की सरकारें थी।
47 से 77 तक कांग्रेस की सरकार थी मजबूत, 80 से 89 तक फिर से आपको मालूम है कि कांग्रेस की मजबूत सरकार थी, पूर्ण बहुमत की। ये सब हो जाने के बाद इस देश का मार्ग समृद्धि के रास्ते पे प्रशस्त किया एक गठबंधन सरकार नरसिम्हा राव की। नरसिम्हा राव की वह सरकार थी जिसने इस देश को समाजवाद के दलदल से निकालकर एक हंसते खेलते पूंजीवाद के एक एक सफल रास्ते पर, एक समृद्ध रास्ते पर। और मैं इसलिए कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं पूंजीवाद में बुराइयां नहीं है, पूंजीवाद में बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं, पर समाजवाद का अंत सिर्फ और सिर्फ दलदल और सिर्फ खराब हुआ है, उसका दूसरा कोई अंत ही नहीं है। तो हमने पूरी दुनिया में देख लिया, एकदम फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। तो जो सबसे बड़े फैसले हुए हैं इस देश में वो गठबंधन की सरकारों ने लिए हैं। समाजवाद से घुमा के पूंजीवाद लाना मनमोहन सिंह की सरकार, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनाना देवगौड़ा की सरकार, पोखरण परीक्षण करना अटल बिहारी की सरकार, कारगिल युद्ध जीतना अटल बिहारी की सरकार, अमेरिका के साथ एटॉमिक एनर्जी पे समझौता करना मनमोहन सिंह की सरकार। ये मैंने आपको 5 फैसले गिनाए जो बड़े मार्के के उस देश में एकदम जिसे कहना चाहिए देश में लैंडमार्क फैसले हैं, और ये सब गठबंधन के सरकार के हैं। एब्सोल्यूट सरकारों के क्या फैसले हुए हैं वो भी हमने देखे हैं। इस देश का जो पहला संवैधानिक संशोधन एब्सोल्यूट सरकार के साथ जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उन्होंने स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विराम लगाया था, और उन्होंने कहा था कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी थी। इस देश में इंदिरा गांधी की एब्सोल्यूट सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी। ऐसा नहीं है, इस दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। गठबंधन सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया। एक चीज और जान लें, वो तमाम लोग जो गठबंधन सरकार को लेकर सशंकित हैं, उनको एक बात ध्यान रखना चाहिए। नीतीश कुमार, उन्होंने इतनी बार पाला बदला है कि वो पलटू राम के रूप में घोषित है, पलटू चाचा के रूप में घोषित है। पर एक बात फिर भी मैं कहूंगा कि नीतीश हो या चंद्रा बाबू नायडू, ये पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। ये कल के आए नौसिखिए पॉलिटिशियन नहीं है। लंबे लंबे समय तक इन लोगों ने राज किया है, राजनीति क्या होती है ये समझते हैं, और उनको इस बात का पूरा अंदाजा है कि एक नरेंद्र, देखिए इसको समझिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में तो फिर भी इनको बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि जो कोलिशन, जो गठबंधन को होल्ड करने वाली मेन पार्टी, उसके पास 242 लोग हैं, 242 लोग हैं। तो उसलिए उस गठबंधन में एक स्थिरता है। कांग्रेस में तो जो सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास 100 लोग नहीं है, तो वो तो एकदम ही अस्थिर गठबंधन हो जाएगा ना, आप समझिए। तो ऐसा नहीं है, सब बड़े सीजन्ड, बहुत पके हुए पॉलिटिशियंस, बहुत समय। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में मैं आपके चैनल पे एक बात कहना चाहूंगा। नीतीश कुमार इस बार 12 सीट लेकर आए हैं, चूंकि भाजपा को उनकी जरूरत है, वो अलग बात है। मैं लोगों को याद दिला दूं कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की जिंदगी का ये सबसे बदतर प्रदर्शन है। इससे बुरा प्रदर्शन उन्होंने कभी नहीं किया। पुराना आप 19 देख लें, 14 देख लें, लगातार देख लें, ये सबसे कमजोर प्रदर्शन है नीतीश कुमार का। नीतीश 14 कुमार में ने 14 में 2 सीटें आई थी जी उनकी, वो सबसे बदतर था। नहीं, जब भाजपा के साथ, जो भाजपा के हाँ, साथ हो भाजपा रही के है, साथ, यस भाजपा यस। के साथ एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार का सबसे बदतर प्रदर्शन। तो भाजपा के सही। समर्थन के बावजूद नीतीश कुमार इतनी कम सीटें कभी नहीं लाए। नीतीश कुमार आज महत्वपूर्ण इसलिए अवश्य है ओंकार जी कि इस समय सीटों की आवश्यकता है, लेकिन नीतीश कुमार को मालूम है कि उनकी राजनीति कहां जा रही है। नीतीश बिल्कुल। कुमार देख सकते हैं कि हर चुनाव के साथ विधानसभा और लोकसभा में उनका वोट भी कम हो रहा है, प्रतिशत भी कम हो रहा है, और उनकी सीटें भी कम हो रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार से कोई बहुत ज्यादा कलाबाजी की उम्मीद मुझे नहीं। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि आज तक पर देखिए क्या जानकारी दी गई। इसमें कहा गया 1977 में गठबंधन सरकार बनी, 2 साल 126 दिन चल पाई।
1979 में चरण सिंह की सरकार बनी, 170 दिन चल पाई, मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई। 1989 में गठबंधन सरकार बनी, वीपी सिंह के नेतृत्व में 343 दिन चली। फिर उनकी सरकार गिरी तो चंद्रशेखर की सरकार बन गई, 223 दिन चली और मध्यावधि चुनाव हो गए। फिर कहा गया कि 1996 में गठबंधन सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, केवल 13 दिन चली। 96 में गठबंधन सरकार बनी, एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में, 324 दिन चली। 97 में इंद्र कुमार गुजराल बने, 332 दिन में उनकी सरकार गिर गई, मध्यावधि चुनाव फिर हो गए। 98 का जिक्र ये कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने चल पाई। 99 में फिर मध्यावधि चुनाव हो गए। और एक आंकड़ा और देते हैं ये लोग, ये कहते हैं कि गुजरात विधानसभा 2002 जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो वो एक सफल मुख्यमंत्री रहे। फिर 2007 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व किया, 2012 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व किया, 2014 में उन्होंने केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व किया, 2019 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व किया। उनको गठबंधन सरकारों का अनुभव ही नहीं है, अनुभवहीन बता दिया एक तरीके से, और कहा कि अब इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। मतलब जो जवान विपक्षी बोल रहे हैं वही मीडिया भी बोलना चालू किए हुए है कि इनके पास अब पूर्ण बहुमत नहीं है और ये गठबंधन सरकार चलाने में सफल होंगे। इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, जहां तक तजुर्बे का सवाल है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से पहले विधायकी का भी तजुर्बा नहीं था। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, उनको विधायक का भी तजुर्बा नहीं, उनको सभासद का भी तजुर्बा नहीं था। अगर तजुर्बे बिठाएंगे तो नरेंद्र मोदी तो वो बिरले आदमी जो सीधे मुख्यमंत्री और सीधे प्रधानमंत्री के पद पे बैठे। नरेंद्र मोदी वो आदमी जिन्होंने विपक्ष में जो सीटें होती उस पर बैठ के कभी देखा ही नहीं कि संसद या विधानसभा लगती कैसे। उनको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि उस तरफ से देखने पे संसद या विधानसभा का सीन कैसा है। पता नहीं उधर कभी गए भी हैं कि नहीं। तो आप तजुर्बे की तो बात ना करें। बिना विधायक रहे मुख्यमंत्री हुए और बिना सांसद बने, बिना केंद्रीय मंत्री बने, बिना संसद में कदम रखे प्रधानमंत्री हुए, बिना विधानसभा में कदम रखे मुख्यमंत्री हुए और बिना संसद में कदम रखे प्रधानमंत्री हुए। मुझे क्या दूसरा ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको याद आता है ओंकार जी? कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको याद आता है जिसने संसद में पहला कदम प्रधानमंत्री के तौर पर रखा? शायद नेहरू, क्योंकि उस समय तो खैर बात ही अलग थी, तो फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर थे, तो चुनाव के पहले से प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने अपना पहला कदम संसद में प्रधानमंत्री के रूप में रखा और विधानसभा में इन्होंने अपना पहला कदम मुख्यमंत्री के रूप में रखा। उसके पहले ना ये विधायक थे, ना सांसद थे, ना मंत्री थे, ना विधायक सभासद थे, कुछ नहीं। तो ये तजुर्बे वाली बात आप जाने दें, पहली बात। दूसरी बात, रेलवे प्लेटफॉर्म का ये चाय वाला, अगर क्या आपको लगता है कि उसको अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का वो तजुर्बा था जो वो कर रहे हैं समय दुनिया में? किसी ने सोचा था? किसी ने सोचा था? अभी गांधी परिवार को, इनके लिए तो विदेश आना जाना ऐसे रहता है जैसे आदमी अपने फ्लैट में एक कमरे से दूसरे कमरे जाता होगा। जैसे हम अपने बंगले से लॉन में जाते हैं, लॉन से कमरे में आते हैं, तो वैसे लोग विदेश आते जाते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ तो ऐसी बात नहीं थी, पर किसी ने सोचा था कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में वो इस कदर मास्टर साबित होंगे? मतलब कूटनीति का मास्टर उन्होंने किसी ने सोचा था? किसी तो मतलब आज पूरी दुनिया कहती है कि कोविड उन्होंने जिस तरह संभाला, किसी ने सोचा था कि दुनिया का पहला वैक्सीन बना के विदेश में भेज देंगे? तो ये सब बात ना करें। जब इतनी चीजें उन्होंने बिना तजुर्बे के कर ली, तो 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद ये वो आप देखिए, वो जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं है, तो आपको मालूम है ओंकार जी, बेसिकली वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं मोदी तानाशाह हैं और वो लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं चल सकते। मूलतः समझिए बात ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी तानाशाह हैं और लोगों के साथ मिलजुल के नहीं चल सकते। मैं आपको बताता हूं क्यों कर चल सकते हैं।
इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रपति शासन 80 बार लगाया, कांग्रेस ने जो 100 बार लगाया, मोदी ने एक बार नहीं लगाया। वो लोगों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। ममता बनर्जी से लेके उद्धव ठाकरे तक, अपनी जरा सी आलोचना, केजरीवाल तक, आलोचना करने वाले पत्रकारों, कार्टूनिस्टों और प्रोफेसर को जेल भेज दिया। आज तक इस देश में 10 साल में एक आदमी ऐसा जेल नहीं गया जिसपे ये आरोप था कि उसने प्रधानमंत्री मोदी की निंदा की या फिर आलोचना की या मखौल उड़ाया। जबकि मुझे नहीं लगता किसी और प्रधानमंत्री के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ होगा। आप देख लें इसको। एक शख्स आपको राजनीति में इतने साल में नहीं मिला जो आपको पब्लिकली, जिसको प्रधानमंत्री त्योरियां चढ़ाकर बात करते नजर आए हो। बेसिकली जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, या फिर जिन्हें नहीं भी लगता, जो ये ताना देना चाह रहे हैं, उन्हीं का। अच्छा, इसके अलावा भी एक कारण है किस लिए कहते हैं कि मोदी नहीं चला पाए। अंग्रेजी में एक चीज कहलाती है विशफुल थिंकिंग, यानी हम चाहते हैं ऐसा हो जाए। तो हाँ, तो ये दिमाग कम और दिल की आवाज ज्यादा है ओमकार जी। अरे साहब, आप उनको तानाशाह मानने को तैयार नहीं है। आप केजरीवाल की पार्टी वालों से पूछो कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं या नहीं हैं। शरद पवार से पूछो, जिनके दो दो मंत्री भ्रष्टाचार में अंदर डाल दिए गए थे। ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चटर्जी, उनकी भी महिला सहयोगी अर्पिता कांग्रेस मुखर्जी। सरकार कांग्रेस सरकार में सत्ता में रहते हुए 15 विपक्षी मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा। लालू यादव को जेल भेजने वाली कांग्रेस, सोरेन को जेल भेजने वाली कांग्रेस, डीएमके के सेंट्रल मिनिस्टर्स को गिरफ्तार करा के ए राजा और मारन को जेल भेजने वाली कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी पे केस लादने वाली कांग्रेस। तो 15-15 मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने वाली कांग्रेस। आज आम आदमी पार्टी का एक ट्वीट में देख रहा था ओंकार जी। उन्होंने कहा, साहब इतना कुछ किया दिल्ली के लिए और दिल्ली की जनता ने हमको वोट नहीं दिया, भाजपा को दे दिया। तो हमने कहा कि नहीं साहब, आप लोगों को गलतफहमी, दिल्ली की जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ केजरीवाल को जेल में रखने के लिए वोट दिया है, क्योंकि केजरीवाल कह के गए थे कि वोट दोगे तो मैं निकल आऊंगा, नहीं दोगे तो नहीं निकलूंगा। तो दिल्ली और पंजाब का वोट मूलतः जनता की उन आकांक्षाओं को दिखाता है जो चाहती है कि केजरीवाल जेल में रहे। ये कितने बेशर्म लोग हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संजय सिंह ने, उस पर मैंने ट्वीट किया था। मैंने मैंने इनसे सवाल, इन्होंने कहा था कि साहब, भारतीय जनता पार्टी को केवल 240 सीटें मिली है, केवल 240 सीटें। तो मैंने इनको कहा कि भाई, बीजेपी को केवल 240 सीट मिली, तुम्हें कितनी मिली? पूरे इंडी गठबंधन को कितनी मिली? सबको मिलाकर के कितनी, केवल कितनी सीटें मिली? आप लोगों को इस तरह की भाषा का उपयोग करते हुए शर्म भी नहीं आती? वो केवल 240 वाले कल तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। आपके नेता कहाँ हैं? देश को बताएंगे? तो ये लोग जो हैं इतने बेशर्म हैं कि 232 सीटें जीतने वाले, कांग्रेस जीतने वाली 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनाती है। उससे पहले 2004 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस की केवल 145 सीटें थी। 2009 में भी 206 सीटें थी इनकी। फिर भी आप सरकार बनाते हैं। तो आप तो साहब नैतिकता। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में जो कांग्रेस को बहुमत मिला था, 84 से 40 साल पूरे हो गए। कांग्रेस 3 बार सरकार बना चुकी है, पर आज तक 200 सीट नहीं लाई। एक बार 206 लाई है शायद। तो फिर तो बहुमत कभी आया ही नहीं ना सर। तो वो बिल्कुल। तो आप मतलब 240 का आप मजाक बना रहे हैं। आप 240 के आसपास नहीं आए कभी, पूरे 40 साल से नहीं आए। 40 साल से, पिछले आधी शताब्दी में आपका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, वो भाजपा के ये जो इतना पिछले 15 साल में ये जो सबसे खराब प्रदर्शन है, उससे भी आपका खराब है। आप देखिए 40 साल में जो आपने, आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 206 है, और उनका पिछले 10-15 साल में जो सबसे बुरा प्रदर्शन है वो 242। तो अब ये तो मैंने कहा ना कि आप कह सकते हैं कैसे बोल रहे हैं।
ठीक है, बोल रहे हैं हम। अब ये एक आपसे मुझे सर एक बात कह रहा हूँ, चूंकि आप दिल्ली के पास ज्यादा बैठे हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि दिल्ली का मीडिया मीडिया ना हो कि सिर्फ माइक्रोफोन है, जो अपने अपने माइक वहां रख के खामोश बैठ जाता है। तो संजय सिंह से ये नहीं पूछ पाता कि मियाँ तुम्हारी कितनी सीट आई, जो बिल्कुल कांग्रेस से ये नहीं, जयराम रमेश से ये नहीं पूछ पाता कि साहब आपकी कितनी सीटें थी और है। और आपने जब जब सरकार बनाई, क्या आपकी 240 सीट भी कभी आई थी? आपने तो 3 बार सरकार बनाई और 3 में से एको बार 240 नहीं थी। तो जो इन लोगों से सवाल नहीं पूछ पाता, कभी कभी मुझे लगता है दिल्ली का मीडिया मीडिया ना होके सिर्फ माइक्रोफोन है, जहां पत्रकार लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना अपना माइक रख के चाय चाय नहीं, कॉफी कोई पीने चले जाते कोई पूछने की हिम्मत करता है तो वो मौसमी सिंह बन जाती है ना। मौसमी नहीं सिंह नहीं, को राहुल उल्टा है। राहुल गांधी राहुल मौसमी गांधी मौसमी मौसमी सिंह इसलिए बनी है क्योंकि इसने किसी ने कभी कुछ पूछा, और मौसमी सिंह ने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा था। मौसमी सिंह जिनके साथ राहुल गांधी ने परसों दुर्व्यवहार किया, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं हैं कौन। मौसमी सिंह वो हैं जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कांग्रेस समर्थकों को कोचिंग दे रही थी कि अभी जब मैं कैमरा ऑन करूंगी तो तुम इस तरह नारे लगाना और तुम इस तरह बोलना और मैं ये कहूंगी और तुम ये कहना। तो वो बिल्कुल कांग्रेस की कोचिंग क्लास चलाती हैं। उनके पिछले सारे ट्वीट, उनके सारे वीडियो बताते हैं कि राहुल गांधी महान नेता है और भारत जोड़ो यात्रा महान यात्रा है। और उसके बाद देखिए उसमें, इसीलिए तो राहुल गांधी को और नहीं बर्दाश्त हुआ ना। तो लगा यार तुम गुलाम एकदम मेरे, तुम भी मुंह खोला। और जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। एक बार राजदीप सरदेसाई भी कुछ पूछने की हिम्मत हुई थी, यस तो यस राजदीप सरदेसाई को भी इसी तरह राहुल गांधी ने डांटा था। उनको लगता है, उनको जैसा लगता है कि यार तू हमारे 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 पे आउट पे पलने वाले लोग, तुमने तुमने ताली बजाने के अलावा मुंह खोला ही क्यों? सही बिल्कुल। अब आते हैं इस बात पर कि साहब जो मंत्रिमंडल है उसके गठन में भी जो इनके सहयोगी हैं वो अब बार्गेनिंग करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, सर सर तरह सर, तरह इसके की। पहले कि आप कोई सवाल करें, मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इसके बाबत कल प्रधानमंत्री ने, देखिए मैं अपने दर्शकों से एक और अनुरोध करूंगा सर, कि कल जो प्रधानमंत्री ने जो वो किया है, जो भाषण दिया है, और जो वहां पे चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार और ये क्या नाम है चिराग पासवान और पवन कल्याण और इन तमाम लोगों ने जो भाषण दिए हैं, मुझे मेरा अनुरोध है कि जो लोगों को राजनीति में दिलचस्पी है वो चाहे तो यूट्यूब की स्पीड बढ़ाकर, पर उनको सुनना चाहिए। उन्हें आने वाले दिनों के बारे में बड़े इशारे और बड़ी समझ मिलेगी, पहली बात। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। बात, कल प्रधानमंत्री ने इस बात को पहले से जज कर लिया था और उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि टीवी पर जो दिन रात, और उन्होंने सीधे गप वर्ड इस्तेमाल किया, उनका जो दिन रात टीवी पे गप चल रही है इस पे ध्यान ना दें। उन्होंने ये तक कहा कि मैं अपने सांसदों से कह रहा हूं कि आपको अभी लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहूंगे चलो मैं तुम्हारे मंत्री बनवा देता हूं, परिवार को बुला लो, शपथ ग्रहण है। इन सब झांसे में ना आए। जो नरेंद्र मोदी को जानते हैं वो जानते हैं कि मैं दबाव में आने वाला नहीं। अरे साहब, कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अटल जी के समय भी तो जॉर्ज फर्नांडीज डिफेंस मिनिस्टर थे, तो जनता दल यू जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए इस बार दबाव बना सकती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप भी शायद मेरे से सहमत होंगे, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। जो टॉप 5 दूसरे मिनिस्ट्री होती हैं उनमें से एक भी मिनिस्ट्री सहयोगियों को नरेंद्र मोदी देने वाले नहीं है। जो सीसीएस के मेंबर होते हैं वो कोई दूसरे दलों के नेता उसमें आपको दिखाई नहीं देंगे। सीसीएस और गठबंधन का एक क्या, क्या होता है पहले जान लें। ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहलाती है। बिल्कुल यानी कि सुरक्षा पर जो कैबिनेट वो है, वो कहलाता है। पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि सीसीएस में आपको एनडीए का, गठबंधन का कोई साथी नहीं मिलेगा। आ, हो सकता है रक्षा में दिया एकोमोडेट कर सके, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि रक्षा मंत्रालय कुछ भी हो घूम फिर के पीएमओ से डायरेक्ट होता है। कुछ भी हो रक्षा बिल्कुल मंत्रालय घूम फिर के पीएमओ से डायरेक्ट होता है। और रक्षा मंत्री, आप देखें रक्षा मंत्रालय के दो काम होते हैं बेसिकली।
एक तो युद्ध लड़ना और दूसरे रक्षा की उपकरण खरीदना, हथियार खरीदना, और इन दोनों चीजों में प्रधानमंत्री का सीधे हस्तक्षेप होता है, तो शायद उसमें कोई आ सके। बाकी आप मान के चलें कि विदेश, गृह और ये फाइनेंस, वित्त ये वित्त वो मंत्री मैं जी, बिल्कुल। बता तो रहा हूँ, ये विदेश, गृह, फाइनेंस, वित्त जिसे कह रहे हैं आप, तो वित्त, ये तीनों मिनिस्ट्री जो सबसे की मिनिस्ट्रीज हैं, ये आपको भारतीय जनता पार्टी के बाहर जाती हुई नजर नहीं है। और जिस तरीके से विस्तार हो रहा है बहुत तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें आपका परिवहन भी है, इंक्लूडिंग नागरिक उड्डयन और रेलवे, मुझे तो इनको लेकर के भी डाउट है कि नरेंद्र मोदी एनडीए के सहयोगियों को इनमें से कोई मिनिस्ट्री देंगे। नहीं, कई चीजें टूट भी सकती हैं, जैसे सरफेस ट्रांसपोर्ट उनको दिया जा सकता है, एनएचएआई गडकरी को दिया जा सकता है, क्योंकि गडकरी के काम का मेन फोकस नेशनल हाईवे है, तो उनको उस पर करा जा सकता है। कोई बात नहीं है, तमाम मिनिस्ट्रीज को आप देखें, जो अभी वो जो एक गिल साहब मिनिस्टर थे, और कई मिनिस्ट्रीज को मिला के आपको याद होगा कि 2019 में नरेंद्र मोदी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कई मंत्रालयों को बुला के एक मंत्रालय कर दिया गया था। तो अब जबकि गठबंधन है, तो एक उसी मंत्रालय को तोड़ के कई मंत्रालय किया जा सकता है। यदि कई चार चार पांच पांच मंत्रालयों को मिला के एक सिंगल मिनिस्ट्री बनाई गई थी, तो जाहिर सी बात है कि एक मिनिस्ट्री को तोड़ के कई मिनिस्ट्री फिर से बनाई जा सकती है, लोगों को दिया जा सकता है, अलग अलग दिया जा सकता है। चंद्रा बाबू नायडू मुझे लगता है कि आईटी में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आईटी के क्षेत्र में न सिर्फ उन्होंने बहुत काम किया है, हैदराबाद को साइबराबाद बनाया है, और उनका आईटी में डायरेक्ट उनका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, पहली बात। तो चंद्रबाबू नायडू उसमें अंदर, मैं मान के चलता हूँ कि नीतीश कुमार शायद बिहार में रेल मंत्रालय का बड़ा ग्लैमर है साहब, बड़ा ग्लैमर है, आप समझिए। वो अगर मुझे ठीक याद है तो ललित नारायण मिश्रा शायद रेल मंत्री थे क्या, ओंकार जी? तो ललित नारायण मिश्रा से लेकर, और ये लालू यादव से लेके और नीतीश कुमार से लेके, बिहार में रेल मंत्रालय का बड़ा ग्लैमर है। इसमें दो राय नहीं है कि रेल मंत्रालय में भारत सरकार नए नए प्रयोग कर रही है, अलग अलग किस्म की रोड ट्रैक्स ला रही है। अभी मैं देख रहा था, मुझे एक ओवर ब्रिज नजर आ रहा था, मुझे सोच रहा था कि ये कैसा ओवर ब्रिज है, तो पता चला कि नहीं, अब जो रेलवे ट्रैक है वो भी एक पुल नुमा ब्रिज पे चलेगा, और जगह जगह पे, और उसको जमीन पे नहीं चढ़ा रहे हैं, नई नई ट्रेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो शायद रेल राज्य, अच्छा, राज्य मंत्री के तौर पे भी लोगों को लिया जा सकता है। और जी। देखिए देखिए क्या होता है, लेट अस लीव इट टू द प्राइम मिनिस्टर। वैसे भी एक बात कही जाती है कि सांसदों में प्रधानमंत्री और सांसद सब बराबर होते हैं, विधायक और मुख्यमंत्री सब बराबर होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र का तकाजा ये भी है ओंकार जी, कि चाहे केंद्र हो या राज्य, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव माना जाता है, विशेषाधिकार माना जाता है, जो अपने मंत्रिमंडल में किसको लेता है और क्या जिम्मेदारी लेता है। और स्पीकर पर भी बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, जीएमसी अब बालयोगी रहे जी। स्पीकर एक फिर एक बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जो वाकिफ लोग हैं, और जिन्होंने ऑपरेशन लोटस देखा है, मैंने आपके ही चैनल पे एक बार कहा था, मैंने देखा है कुछ लोगों ने उसे काट के ट्विटर पे चला रखा है, या तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और बने तो बहुमत 6 महीने में लौट आएगा। तो ऐसे में स्पीकर की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है ओंकार जी। हमने अटल बिहारी सरकार को एक वोट से गिरते देखा है, एक वोट से गिरते देखा है, उसमें भी स्पीकर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको और याद हो। जीएमसी बालयोगी ही थे उस समय बाल स्पीकर। योगी ही थे, और तो ऐसे में बड़ी भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मुझे नहीं, एक बात और देखे ना, बीजेपी किसको क्या देगी और क्या लेगी वो छोड़िए, कभी एक बार आपने इसको इस नजर से देखा है कि चंद्रा बाबू को क्या चाहिए और नीतीश को क्या चाहिए? नीतीश को अगर स्पीकर मिल गया, तो उन्हें क्या मिलेगा? चंद्रा बाबू को स्पीकर मिल गया, उन्हें क्या मिलेगा भाई? कि जरा एक बार नीतीश और चंद्रा बाबू की नजर से भी तो देखे साहब। एक बात मैं जरूर जोड़ूंगा इसमें, जय नहीं, मैं ओंकार जी। इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग रायता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ नहीं तो रहे क्या करे क्या भाई, सब कुछ करके भी नहीं रोक पाए तो क्या करे? दो बातें मैं इसमें जरूर हैं। जोड़ूंगा। मुझे लगता है कि पवन कल्याण और चिराग पासवान, इनका विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए।
इन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, नंबर एक। नंबर दो, मुझे लगता है कि हार के बावजूद अन्नामलई को सरकार में मंत्रालय मिलना चाहिए। नंबर दो। नंबर तीन, और एक आखिरी बात, आप आज मैंने एक ट्वीट किया है, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है ओंकार जी, और आपके चैनल पर पहली बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है कि पार्टी व्यक्तित्व से बड़ी है। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि भारतीय भाजपा इसको साबित करे और अमित शाह गृह मंत्रालय छोड़कर वापस पार्टी अध्यक्ष की भूमिका निभाए। बहुत जरूरत है उनको उस रोल में। उन्होंने उस रोल में रहते हुए कमाल किया। और जहां तक गृह मंत्री का सवाल है, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान या राजनाथ सिंह जैसे लोग उसको हैंडल कर सकते। जी। और ये जो आस पड़ोस के कुछ देशों के राष्ट्र प्रमुखों को इस बार फिर बुलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कुछ को नहीं बुलाया है, जैसे पाकिस्तान को नहीं बुलाया है, स्पष्ट संदेश कुछ? पाकिस्तान को क्या बुलाएंगे? पाकिस्तान को भाई पिछली बार दौड़ के पाकिस्तान गए थे, लाहौर गए थे, तो पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी ना। अब पाकिस्तान को क्या बुलाएं? क्या बुलाएं? लेकिन बाकी तो वो सबको साथ लेके चलने की कोई, सबका साथ सबका विकास वाली बात उन्होंने केवल देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी साबित की। आपने देखा है कि जब वो वैक्सीन भेजते हैं तो पूरी दुनिया में, अफ्रीका तक में भेजते हैं। और नरेंद्र मोदी तो आपको अक्सर ग्लोबल साउथ की बात करते नजर आते हैं। तो और लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आते हैं। वो तो पहले कहते हैं कि सब पश्चिम नहीं पूरब की तरफ देखें। तो सबको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, आप किसको बुलाएंगे साहब? किसको बुलाएंगे? एक बार मोदी साहब ने कहा था, उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता पाकिस्तान में बात किससे करें, फौज से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें, राष्ट्रपति से बात करें, तो आप किससे बात करेंगे भाई? आप वहां तो आपको खुद ही नहीं समझ में आता आप बात करें। अच्छा, आप एक प्रधानमंत्री है, लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री है, वहां पे भी एक प्रधानमंत्री है। तो अब दिक्कत ये कि प्रधानमंत्री या तो प्रधानमंत्री से बात करे तो एकदम बेकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ताकत नहीं है वहां पे। यहाँ का प्रधानमंत्री वहां की फौज से बात करे, वो अच्छा नहीं लगेगा कि साहब इनके इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी आर्मी की चीफ से बात कर रहा है, वो अच्छा नहीं लगेगा साहब। मतलब वो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ जाएगा। तो जब आप उनके प्रधानमंत्री से बात करना बेकार है और फौजी से बात करना परंपराओं के खिलाफ है, तो बेहतर ये की बात ही ना। और प्रधानमंत्री ने 80 से ज्यादा इंटरव्यू दिए हैं साहब, और कई चैनलों मीडिया हाउसेस को तो उन्होंने दिल खोल करके बातचीत की है, और 3-3 4-4 पहुंच गए, इंक्लूडिंग एडिटर। लेकिन साहब किसी को कानो कान खबर नहीं है, भनक नहीं है कि मंत्रिमंडल का आकार क्या होगा, मंत्रिमंडल के चेहरे कौन होंगे। 2014 में जिन्होंने शपथ ली थी, 2019 में जिन्होंने शपथ ली थी, उनमें से कौन कौन रहेगा और कौन कौन नहीं रहेगा, कोई किसी को रत्ती भर भी। और कहीं इसी वजह से इनकी खींच तो नहीं उतर रही है कि देखें अब देखें, केवल सिवाय प्रधानमंत्री पद को छोड़कर ओमकार जी किसी पद पे आप कुछ नहीं बता सकते। लेकिन ये खींच वाली बात आपकी बहुत अच्छी मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि एक जमाने में इन पत्रकारों का यही जलवा होता था, पहले से बता नहीं देते थे, ये बनवा देते थे। ये मंत्रिमंडल, लोगों को मंत्री बनवा देते थे, मंत्रिमंडल बदलवा देते थे, गवर्नरों की नियुक्ति करा देते थे। लेकिन हमने देखा कि पिछले 10 साल में जितने ये ताकतवर पत्रकार थे, सब अपनी औकात में आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने इस बात को, नहीं मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भैया हमने इस बात से समझौता कर लिया है कि मोदी क्या करेंगे उसका किसी को कुछ पता नहीं। हमने इस बात क्या, पहले इस बात को मानने में हमारा जमीर, हमारा ईगो गवारा नहीं कर रहा था, हमारा अहम आड़े आ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे हमने इस बात से समझौता कर लिया है कि बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मोदी क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं मालूम। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत अहम विषय पर चर्चा करने के लिए। थैंक नमस्कार। यू सर। नमस्कार।